In today's class, we will discuss demand, substitute goods, complementary goods, normal goods, inferior goods and law of demand. तो लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो डिमांड क्या होता है? सबसे पहले हम लोग डिमांड को अंडरस्टैंड करते हैं। डिमांड क्या है? डिमांड refers to desire to buy a commodity backed with sufficient purchasing power and willingness to spend. डिमांड क्या है? डिजायर, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को परचेज करने की डिजायर है, किसी कमोडिटी को खरीदने की इच्छा है, जिसके लिए कंज्यूमर के पास क्या है? सफिशिएंट परचेजिंग पावर है एंड विलिंगनेस टू स्पेंड, और वो खर्च करने के लिए तैयार है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम डिमांड बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? तो रिलेटेड गुड्स दो होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच रिप्लेस ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, व्हीट एंड राइस रिप्लेस कर सकते हैं। या तो आप चाय पी लीजिए या कॉफी पी लीजिए, या कॉफी पी लीजिए या चाय पी लीजिए, या तो हम गेहूं खा लें यानी चपाती खा लें, या हम राइस ईट कर लें। तो दोनों क्या है? टी एंड कॉफी एंड व्हीट एंड राइस क्या है? दीज आर दी सब्स्टिट्यूट गुड, जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिप्लेस कर रहे हैं, है ना। When increase in price of one causes increase in demand for other. अब होता है क्या है कि अगर टी के प्राइस इंक्रीज हो जाए, अगर टी के प्राइजेस अगर इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा? जो कॉफ़ी है उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब जब टी महंगी हो जाएगी तो कंज्यूमर टी को किससे रिप्लेस करेगा? कॉफ़ी से रिप्लेस करेगा। तो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन कॉजेज इंक्रीज इन डिमांड फॉर अदर, यानी अगर टी के प्राइस बढ़ते हैं तो कंज्यूमर टी को किससे रिप्लेस करेगा? कॉफ़ी से। एज ए रिजल्ट कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड डिक्रीज इन प्राइस ऑफ वन कॉजेज डिक्रीज इन डिमांड ऑफ अदर। अब होता क्या है कि अगर एक कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज होती है, अब हम लोग कहाँ शिफ्ट हो गए थे? कॉफ़ी पे। ठीक है, तो अब क्या हुआ? टी के प्राइस डिक्रीज हो गए। तो जब टी के प्राइस डिक्रीज होंगे और कंज्यूमर क्या यूज़ कर रहा था? अज्यूम कर लेते हैं कॉफ़ी यूज़ कर रहा था, तो जब टी के प्राइस डिक्रीज होंगे तो कंज्यूमर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? टी के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि टी जो है कॉफ़ी के रिलेशंस में सस्ती हो गई है, उसके प्राइस डिक्रीज हो गए। तो जब एक का प्राइस डिक्रीज होगा, यानी जब कॉफ़ी का यानी जब टी का प्राइस डिक्रीज होगा तो क्या होगा? कॉफ़ी की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। यही क्या कहलाता है? यही सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाता है। ठीक है, फिर सेकंड है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब जो नेक्स्ट है वो हम जो डिस्कस करेंगे वो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर। इसका एग्जांपल से हम उसको समझ लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को। कार एंड पेट्रोल, ये दोनों क्या हैं? ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, है ना, जो क्या कर रहे हैं? दोनों मिलकर एक दूसरे की डिमांड को पूरा कर रहे हैं, है ना। विदाउट पेट्रोल कार कैसे रन होगी? ठीक है, और जब कार नहीं होगी तो पेट्रोल की डिमांड कैसे होगी? तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिप्लेस कर रहे हैं, सॉरी, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो दीज आर दोज गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल पेन एंड इंक, मोबाइल एंड सिम। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। तो क्या होता है? इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉल इन प्राइस ऑफ वन कॉजेज इंक्रीज इन डिमांड फॉर अदर। अब अगर एक का प्राइस डिक्रीज होता है तो मान लेते हैं कि पेट्रोल का प्राइस डाउन हो गया, तो क्या होगा? जब पेट्रोल का प्राइस डाउन होगा तो पेट्रोल की डिमांड इंक्रीज होगी, और पेट्रोल की डिमांड इंक्रीज होगी तो कार की डिमांड भी इंक्रीज होगी। ऑन द अदर हैंड राइज इन प्राइस ऑफ वन कॉजेज डिक्रीज इन डिमांड फॉर अदर। अब इसी की रिवर्स सिचुएशन ले लेते हैं। अगर पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं तो क्या होगा? पेट्रोल की डिमांड डिक्रीज होगी, और जब पेट्रोल की डिमांड डिक्रीज होगी तो कार की डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी,
क्यों? क्योंकि प्राइस किसके इंक्रीज हुए, यानी प्राइस एक कमोडिटी का इंक्रीज हुआ, लेकिन उसने क्या करा, दूसरी कमोडिटी का डिमांड को डिक्रीज कर दिया। तो यही क्या कहलाते हैं, यही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स नॉर्मल गुड्स। अब ये नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं? These are those goods in case of which there is a positive relationship between income and quantity demanded। यानी इनकम और डिमांड के बीच में क्या पॉजिटिव रिलेशनशिप है। नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं? जिनमें इनकम और डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है। तो अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम। यानी अगर कंज्यूमर की इनकम, यानी कंज्यूमर की अगर इनकम इंक्रीज होगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज होगी। ऑन द अदर हैंड जब कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होगी तो जो नॉर्मल गुड्स हैं उनकी डिमांड भी डिक्रीज होगी। ये कौन से गुड्स होते हैं? ये नॉर्मल गुड्स होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है इंफीरियर गुड्स। अब ये इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं? इनमें नेगेटिव रिलेशनशिप होती है। यानी अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो इन गुड्स की डिमांड डिक्रीज होगी। ऑन द अदर हैंड जब कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होगी तो इन गुड्स की डिमांड इंक्रीज होगी। तो दीज आर दोज गुड्स इन केस ऑफ विच देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड quantity demanded. Other thing remaining constant, quantity demanded decrease in response to increase in consumers income and quantity demanded increases in response to decrease in consumers income. For example कोर्सा ग्रेन्स, इसका एग्जांपल कौन सा है? कोर्सा। अब कोर्सा ग्रेन में क्या आता है? ज्वार, बाजरा, मक्का, मेज, ये सब इसके अंदर आते हैं। तो इन्फीरियर गुड्स क्या हुए? जिसके अंदर इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होती है। यानी अगर इनकम इंक्रीज होगी तो इन गुड्स की डिमांड डिक्रीज होगी। कौन से गुड्स? कोर्सा ग्रेन। ऑन द अदर हैंड अगर कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होगी तो इन गुड्स की डिमांड इंक्रीज होगी। ये आपके कहलाते हैं इंफीरियर गुड्स। अब स्टूडेंट नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिमांड। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। ये अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट जो है वो क्या है? लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशंस हैं। तो पहले लॉ ऑफ डिमांड समझ लेते हैं कि द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। अगर इसको सिंपल वर्ड्स में हम समझें तो नॉर्मल क्या है? जब किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होगी तो उसकी डिमांड डिक्रीज होगी। ऑन द अदर हैंड जब किसी कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज होगी तो उसकी डिमांड इंक्रीज होगी। ये जो अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट है ये अजम्पशंस है, इसको अभी अपन डिस्कस करते हैं। पहले लॉ ऑफ डिमांड समझ लेते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? जब प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी और जब प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी। अब ये देखिए ये शेड्यूल्ड है। तो ये प्राइस ऑफ एक्स, कोई भी कमोडिटी हम लोग ले लेते हैं, प्राइस ऑफ एक्स। तो देखिए प्राइस डिक्रीज हो रही है 543। तो जब 5 प्राइस है तो उसकी डिमांड यानी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? क्वांटिटी ऑफ एक्स यानी कोई भी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी परचेज हो रही है, कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं हम? 100। जब प्राइस 4 हुई तो जैसे ही प्राइस डिक्रीज हुई तो देखिए डिमांड इंक्रीज हो गई और जब प्राइस और डिक्रीज हुई तो डिमांड और इंक्रीज हो गई। अब अगर इसको अपन रिवर्स कर दे, देखिए यूँ अगर अपन चलें तो जब प्राइस 3 है तो डिमांड कितनी है? 200 और जब प्राइस 4 हो गई तो डिमांड कितनी है? 150। तो देखिए जब प्राइस इंक्रीज हो तो डिमांड डिक्रीज हुई, जब और प्राइस इंक्रीज हुई 4 से 5 हो गया तो डिमांड देखिए कितनी हो गई? और कम हो गई। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? जब प्राइस इंक्रीज हो गया, व्हेन अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट, व्हेन प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज। ये देखिए ये डिमांड डिक्रीज हो रही। व्हेन प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, व्हेन प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज। तो ये लॉ ऑफ डिमांड बोलता। अब इसको हम इसका एक कर्व बना लेते हैं। तो ये होगा आपका y एक्सिस, ये होगा आपका x एक्सिस, ये 0 और हो, यहाँ क्वांटिटी आएगी आपकी और हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में क्वांटिटी मेंशन करते हैं। तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं हम 100,
100, 150 एंड 200। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम लोग प्राइस ले लेंगे, वाई एक्सिस पे प्राइस मेंशन करेंगे। तो प्राइस 3, 4, अभी डायरेक्ट से स्टार्ट कर लेते हैं, अदरवाइज आप कैसे स्टार्ट करें इसको एग्जाम में 1 2 3 4 5। तो देखिए अभी समझाने के लिए मैं डायरेक्ट प्राइस ले ली 3 4 एंड 5। तो जब प्राइस 3 है तो देखिए डिमांड कितनी है 200, ये प्राइस 3 डिमांड 200। जब प्राइस 4 है तो डिमांड कितनी है 150, इसको इससे एडजॉइन कर दीजिए। और जब प्राइस 5 है तो डिमांड कितनी है 100। तो जब आप इन सारे एजेस को आप एडजॉइन करेंगे तो ये जो कर्व बनेगा ये क्या कहलाएगा, ये डिमांड कर्व कहलाएगा। तो दैट इज अ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, अब जो हमने समझी द अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, तो ये सब क्या है, ये अजम्पशंस है। तो अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, पहला टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट। टेस्ट और प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी कमोडिटी को लाइक कर रहे हो तो आप उसको कंटिन्यू लाइक करते रहे। अगर किसी कमोडिटी को अगर आपने डिसलाइक कर दिया, यानी आपने उसका कंजम्पशन बंद कर दिया किसी कारण से, तो फिर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि आप उस कमोडिटी को लाइक ही नहीं कर रहे हो। तो भले ही उसका प्राइस कितना ही डिक्रीज हो जाए, बट आप तो उसको लाइक नहीं कर रहे, तो उसका डिमांड इंक्रीज होने का सवाल ही नहीं है। तो आप तो डिमांड करोगे ही नहीं उसकी। क्यों? क्योंकि आप उसको क्या करने लग गए, डिसलाइक करने लग गए। तो भले उसका प्राइस कितना हो जाए, आप अपनी तरफ से डिमांड इंक्रीज नहीं करेंगे। तो पहला टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट। दूसरा, देयर इज नो चेंज इन इनकम ऑफ बायर। बायर की कोई इनकम में चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो रातों रात अमीर हो जाए। तो क्या होगा, अब वो डज नॉट बॉदर अबाउट द राइज इन प्राइस। अब वो उसको प्राइस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब उसका इनकम लेवल क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया। तो अब उसके लिए प्राइस भले ही कुछ भी हो जाए, बट वो डिमांड क्या करेगा, उसकी कंटिन्यू करता रहेगा। तो कंज्यूमर की इनकम में चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इनकम में चेंज से अपन कैसे समझेंगे कि कंज्यूमर अमीर नहीं हो जाना चाहिए एकदम से। अगर वो अमीर हो जाएगा तो फिर वो प्राइस इंक्रीज होने का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर जब फिर उस कमोडिटी को वो क्या करता रहेगा, परचेज करता रहेगा। तो इस सिचुएशन में फिर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। थर्ड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स डू नॉट चेंज। ना तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में कोई चेंज होना चाहिए, ना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में चेंज होना चाहिए। और कंज्यूमर डू नॉट एक्सेप्ट एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर। इसका मतलब ये है, अगर कंज्यूमर को लगता है कि फ्यूचर में किसी कमोडिटी की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, तो वो क्या करेगा, अब वो क्या करेगा, हर प्राइस के ऊपर भले ही प्राइस 10 हो जाए, 11 हो जाए, 12 हो जाए, वो डिमांड को क्या करेगा, अपनी इंक्रीज करता रहेगा। ठीक है, तो फिर लॉ ऑफ डिमांड कहाँ एप्लीकेबल हुआ। ऑन द अदर हैंड, अगर उसको लगता है किसी कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज इंक्रीज हो जाएगी, कमोडिटी की अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी फ्यूचर में, तो वो उसका वेट करेगा, है ना। जब तक उसकी एबिलिटी इंक्रीज नहीं होती, भले ही वो उसको सस्ती मिल रही हो, तो भी वो उसकी डिमांड इंक्रीज नहीं करेगा। तो नेक्स्ट जो है वो ये है कि कंज्यूमर डू नॉट एक्सपेक्ट एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटी इन नियर फ्यूचर। तो ये था स्टूडेंट्स लॉ ऑफ डिमांड। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस करा डिमांड, रिलेटेड गुड्स में क्या क्या थे, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। फिर हमने डिस्कस करा नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। फिर हमने डिस्कस करा लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।